जय हिंद कमांडोज। मैं योगी धाकरे आपका क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसमें इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम जानेंगे और जानेंगे कि कैसे ऊष्मा फ्लो करती है, कैसे फ्लो नहीं करती है। तो सबसे पहले हम इसके टर्म पर जाएंगे। टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। शब्दावली में हम देखते हैं बच्चा कि ऊष्मागतिकी जो शब्द है ना, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है। कितने वर्डों से मिलकर बना है? दो वर्डों से मिलकर बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब बच्चा होता है टेम्परेचर और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट यानी ऊष्मा का प्रवाह क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। यानी टेम्परेचर को यहाँ पे पूरी तरीके से हमें अच्छे से पढ़ना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी करते हैं। अर्थात भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उससे बच्चा हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब यहीं से एक जबरदस्त पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है बच्चा? मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी इसी को मेंटेन करने के लिए बच्चा हमें कभी ठंड लगती है तो कभी हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। यानी अगर शरीर का टेम्परेचर, अगर बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 37 से ऊपर होता है तो बच्चा हमें गर्मी लगती है। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 37 से नीचे होता है तो हमें ठंड लगती है। इसी को मेंटेन करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, कभी ऊनी तो कभी सूती। तो बच्चा आगे पढ़ेंगे। यानी हमने क्या पढ़ा? ऊष्मागतिकी क्या होती है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन ही क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। और थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट। इसके बाद बच्चा ये चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों चाहिए? इसमें हमें जानकारी मिलने वाली है कि कोई भी अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, कोई भी अभिक्रिया अपने आप क्यों होती है, उसकी स्वतः प्रकृति के बारे में पता चलने वाला है। वहीं जितने भी प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, चाहे वो एडियाबेटिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, समतापी हो, रुद्धोष्म हो, समदाबी हो, समायतनी हो, जितने प्रक्रम होते हैं वो होते हैं या नहीं होते हैं, इसकी भी हमें इस चैप्टर में जानकारी मिलने वाली है। और बच्चा हमें पता चलने वाला है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, साम्य स्थिति क्या होती है। इन सब की जानकारी इस चैप्टर में हमें मिलने वाली है। वहीं अगर हम देखें, इसमें एक चीज और पता चलने वाली है, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बच्चा क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के बाद जो चीज बनती है ना बच्चा, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया बनने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थ को बच्चा क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद के साथ में जो अन्य पदार्थ बनता है उसे सह उत्पाद कहते हैं, बाई प्रोडक्ट कहते हैं। यहां तक समझ में आया? यानी इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया में अगर बंध बनता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। कोई भी अभिक्रिया जिसमें बंध का निर्माण होता है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है बच्चा? एक्सोथर्मिक होती है। उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी जिसमें ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को बच्चा क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। और जिस अभिक्रिया में बंध टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उस अभिक्रिया को एंडोथर्मिक कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बच्चा किसे कहा जाता है? जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो यहां तक समझ में आया? यानी पूरे का आपने निचोड़ क्या निकाला कि थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो माने टेम्परेचर, डायनेमिक्स माने क्या होता है? फ्लो ऑफ हीट होता है। अर्थात इसका शब्द हमने क्या पढ़ा? यानी फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में होने वाले चेंजेस का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कि बहुत सारी अभिक्रियाएं स्वतः होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे पानी का बहना स्वतः प्रवृत्ति है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। कोई भी प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी भी जानकारी हमें बच्चा मिलती है। और साम्य स्थिति क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी भी हमें बखूबी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बच्चा इसमें कि ऊष्मागतिकी को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। जैसे उसमें पहला टर्म्स आता है बच्चा निकाय। निकाय जिसको हम तंत्र कहते हैं, निकाय जिसको बच्चा हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। और सिस्टम भी कहते हैं इसे, बॉडी भी कह सकते हैं इसे। क्लियर? अब तंत्र या निकाय होता क्या है? जैसे मैं कहूं आपका घर एक निकाय है, आपकी क्लास एक निकाय होती है ना? अगर मैंने मान लो बोतल पकड़ी है तो बोतल भी क्या है? एक निकाय का प्रकार है, उसका टाइप्स है। यानी कोई भी वर्चुअल और इमेजिनरी जो भी
सीमाओं द्वारा अगर कोई अलग क्षेत्र अलग हो रहा है ना, वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा कोई भी अगर क्षेत्र अलग हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, निकाय कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं, तंत्र कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें, जैसे मैं कहूं ये कप है, चाय का कप है, तो चाय का कप क्या बच्चा हुआ, निकाय हो गया, उसकी चारों तरफ की ये क्या होगी, बाउंड्री हो गई। इसके चारों तरफ जो वातावरण है ना, इसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये एग्जांपल, ये हमने दिया ना एग्जांपल, ये निकाय है, इसको चारों तरफ से जो घेरे हुए है इसकी बाउंड्री, ये परिसीमा है, इसे बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, बाउंड्री कहते हैं। और इसके चारों तरफ के वातावरण को बच्चा क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं, परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सराउंडिंग, या बच्चा क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। अब निकाय होते हैं बच्चा तीन प्रकार के। निकाय के क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अब टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, और निकाय होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है खुला या विवृत निकाय, मतलब ओपन सिस्टम। इसे क्या कहते हैं बच्चा, ओपन सिस्टम कहते हैं। और इस ओपन सिस्टम में हमेशा ध्यान रखना, दाब स्थिर रहता है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, दाब क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं संवृत या बंद निकाय, जिसे हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं बच्चा, जिसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। और इसमें वॉल्यूम हमेशा बच्चा क्या रहता है, आयतन हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, आयतन इसमें बदलता नहीं है। तीसरा हमारा सिस्टम होता है बेटा विलगित या आइसोलेटेड कहते हैं इसे, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। इसमें वॉल्यूम के साथ साथ हीट में जो चेंजेज होता है वो क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है। यानी वॉल्यूम के साथ साथ, आयतन के साथ साथ ऊष्मा में भी जो चेंजेज होते हैं वो क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं। एक ही एग्जांपल से इसको मैं समझा दे रहा हूं, समझने की पूरी कोशिश करना। जैसे मान लो ये चाय का कप है, ठीक है। अब चाय का कप, चाय इसमें मतलब अगर हम खुले निकाय की बात करें तो खुले निकाय की डेफिनेशन ये होती है जिसमें ऊष्मा और द्रव्यमान, हीट एज वेल एज मास, दोनों का वातावरण से क्या हो, आदान प्रदान हो, तो वो खुला निकाय कहलाता है। अगर इसी कप को, चाय का जो कप है ना, गर्म चाय का जो कप है ना, इसको मैं ऊपर से ढक दूं तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, बंद निकाय का। इसमें हीट तो निकलेगी लेकिन द्रव्यमान वही का वही रहेगा, तो इसे हम कहते हैं संवृत या बंद निकाय। यानी बंद निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान तो होता है, द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता है। विलगित निकाय में न तो हीट का आदान प्रदान होता है, न मास का आदान प्रदान होता है। यानी वातावरण से, सराउंडिंग से अगर ऊष्मा और द्रव्यमान का आदान प्रदान न हो तो ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। तो हमने क्या समझा बच्चा, हमने निकाय पढ़े तीन प्रकार के। यानी खुले निकाय में ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है, बंद निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान तो होता है, द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता है, और विलगित में न तो ऊष्मा का और न द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। तो हमने पढ़े थर्मोडायनेमिक्स में तीन प्रकार के क्या, निकाय। इसके बाद बच्चा अब हम आगे चलते हैं। अब इसी में टर्म में हमने बताया था कि निकाय को घेरे कौन रहता है, परिवेश या परिस्थान, इसे हम कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है। और उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसे परिसीमा कहते हैं। तो परिवेश क्या होता है, निकाय के बाहर के आउटर क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सिस्टम के आउटर क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, परिवेश या सराउंडिंग कहते हैं। और निकाय को परिवेश से अलग कौन करता है, यानी ये निकाय है, इसे सराउंडिंग से अलग कौन करेगा, ये अलग करेगा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, परिसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। ये काल्पनिक हो सकता है या वास्तविक हो सकता है, रियल या इमेजिनरी हो सकता है। अब पढ़ते हैं बच्चा अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, निकाय को डिफाइन करने के लिए जिन फैक्टर्स का हम यूज करते हैं, निकाय को डिफाइन करने के लिए जिन फैक्टर्स का हम यूज करते हैं बच्चा, उन्हें हम कहते हैं अवस्था फलन। जैसे टेम्परेचर, जैसे वॉल्यूम, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय एच, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, जिसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अवस्था फलन क्या होते हैं, जो निकाय को क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं, उन्हें हम अवस्था फलन कहते हैं। एंथैल्पी हो सकती है, आंतरिक ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, और तुम्हारी गिब्स ऊर्जा हो सकती है। अब पढ़ने जा रहा है बच्चा प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती हैं, ये बच्चा अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे दो प्रकार की, गहन जिसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, विस्तीर्ण जिसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेंसिव यानी जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करती उसे हम गहन गुण कहते हैं बच्चा, और जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है उसे बच्चा हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में टेम्परेचर आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, सरफेस टेंशन आ जाता है, श्यानता आ जाती है, विस्कोसिटी जिसको कहते हैं। प्रस्तनाभ को सरफेस टेंशन कहते हैं, श्यानता को विस्कोसिटी कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर मैं समझाना चाहूं, प्रस्तनाभ क्या होता है बच्चा, प्रस्तनाभ एक तरह का मतलब जो पृष्ठ को सिकुड़ने की प्रवृत्ति जिस तनाव बल में हो उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय टी बराबर बच्चा होता है F/L, यानी एकांत लंबाई पर लगने वाले बल को बच्चा हम क्या कहते हैं,
पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी इसी पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, इसी पृष्ठ तनाव की वजह से हमें गर्म सूप बहुत अच्छा लगता है, इसी पृष्ठ तनाव की वजह से मच्छर पानी में तैरते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव के। और श्यानता क्या होती है, इसको विस्कोसिटी कहा जाता है। किसी भी चीज की विस्कसनेस को हम क्या कहते हैं बच्चा, श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। यानी किसी भी चीज का गाढ़ापन क्या कहलाता है, श्यानता। जैसे मैं पानी और शहद में कहूं किसकी श्यानता ज्यादा है, तो बच्चा आप बताएंगे शहद की श्यानता ज्यादा है। इसका मात्रक बेटा क्या होता है, पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब विस्तीर्ण गुण में मैंने बताया जो पदार्थ की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो कहलाता है निकाय का विस्तीर्ण गुण कहलाता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, द्रव्यमान हो गया, एंट्रोपी हो गई और मुक्त ऊर्जा हो गई। ये सब विस्तीर्ण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। अब आता बच्चा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ऊष्मागतिक जो प्रक्रम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है बच्चा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें क्या कह रहा है, समतापी, जिसमें ताप क्या हो, जिस प्रक्रम में समान हो उसे समतापी प्रक्रम कहा जाता है। मतलब dt बराबर क्या रहता है, इसमें dt बराबर बच्चा क्या रहता है, 0 रहता है, ताप स्थिर रहता है। इसके एग्जाम्पल में इवेपोरेशन हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा, पानी का वाष्पन हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा, पदार्थ का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। आप जानते हैं गलनांक क्या होता है बच्चा, दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चा, गलन धन अंक। यानी ऐसा बिंदु ताप या पदार्थ जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, वह बिंदु या वह ताप उसका क्या कह जाता है, गलनांक कहलाता है। हर चीज के फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और वाष्पन क्या होता है, जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आया चैप्टर। हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। एक एक बात बहुत बखूबी तरीके से पढ़ेंगे। अगला प्रोसेस है बच्चा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जो अचानक से होता है बच्चा, उसे हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी निकाय, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर ऊर्जा का आदान प्रदान, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ऐसे केस में dq का मान क्या रहता है बच्चा, 0। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टायर का फटना, अचानक से टायर का फट जाना रुद्धोष्म प्रक्रम का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में ड्राई आइस में चेंज होना क्या कहलाता है बच्चा, रुद्धोष्म प्रक्रम का एग्जांपल है। CO2 को आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल है। और CO2 को ही क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। काफी बार पेपरों में पूछा जाता है। अब बच्चा पढ़ने जा रहे हैं हम समदाबी प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान हो, आइसोबैरिक कहते हैं। बार आप जानते हैं दाब का मात्रक होता है, आइसो माने सेम होता है। और जिसमें क्या रहता है, जिसमें हमारा dp क्या रहता है, 0 के बराबर रहता है, वो समदाबी प्रक्रम कहलाता है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे बच्चा अगला समायतनिक प्रक्रम। सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जिसमें आयतन समान हो, आइसोकोरिक कहते हैं इसे, जिसमें dv का मान क्या रहता है, 0 रहता है, वो समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। अब से इससे अगला वाला प्रक्रम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। कोई चीज जहां से जो प्रक्रम जहां से स्टार्ट हो वहीं पर वापस लौट कर अगर आ जाए तो उसे साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे में आंतरिक ऊर्जा जो होती है और एंथैल्पी दोनों का मान क्या रहता है बच्चा, 0 रहता है। इसमें दोनों का मान क्या रहता है, 0 रहता है। अब बहुत ही बेसिक और पिन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। अगर मान लो सिस्टम द्वारा अगर ऊष्मा अवशोषित की जाती है, अगर सिस्टम द्वारा ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है, तो हमेशा Q का मान क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर निकाय द्वारा दो तरह से बात की जाती है, या तो निकाय द्वारा की जाएगी या निकाय पर कोई काम करेगा। या तो निकाय द्वारा काम किया जाएगा या निकाय पर काम किया जाएगा। तो निकाय द्वारा अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो Q का मान क्या रहेगा बच्चा, +Q रहेगा। अगर निकाय द्वारा एनर्जी एमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है बच्चा, तो Q का मान क्या रहेगा, -Q रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं। अगर निकाय द्वारा काम किया जाता है, निकाय द्वारा हमेशा ऊष्मा क्या की जाती है, कोई भी सिस्टम है निकाय, अगर वो ऊष्मा को क्या कर रहा है बच्चा, अगर वो ऊष्मा को माइनस मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर वो ऊष्मा को एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, तो Q का मान क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक, छोटी सी बात है। अगला पॉइंट है कि निकाय द्वारा अगर सराउंडिंग पर काम किया जा रहा है, अगर सिस्टम
सराउंडिंग पर काम कर रहा है, तो ऐसे केस में कार्य हमेशा कैसा माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। अगर निकाय द्वारा काम किया जा रहा है तो कार्य नेगेटिव माना जाएगा। ऐसे केस में गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे केस में गैस का आयतन बढ़ेगा। अगर निकाय पर सराउंडिंग काम कर रही है तो ऐसे केस में W का मान पॉजिटिव हो जाता है बच्चा, और ऐसे केस में गैस का वॉल्यूम घटेगा, ऐसे केस में गैस का वॉल्यूम घटेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एक एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अब हम बच्चा चलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। ऊष्मागतिकी के क्या क्या नियम होते हैं उनको हम बखूबी अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें सबसे पहले इस नियम को टर्मिनेट किसने किया? 1842 में रॉबर्ट मेयर ने किया। आपने मेयर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv बराबर R पढ़ा होगा, वही मेयर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बच्चा चेंज किया जा सकता है। अर्थात एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं नॉर डेस्ट्रॉय, ना इसे नष्ट कर सकते हैं, अल्दो यद्यपि इट कैन चेंज, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसे परिवर्तित किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। अगर मैं बात कहूं इस सिद्धांत की, अगर मैं बात कहूं, इस नियम की बात करूं बच्चा, इस पे भी बहुत बड़ी रिसर्च हो सकती है। ये सिद्धांत ये कह रहा है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो बच्चा अगर हम इसमें सोचें, इसका मतलब तो यह है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे महाभारत रामायण मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो बच्चा अगर ये बात सच में हुई है तो कहीं ना कहीं उनके जो स्पीच है, उनके स्टेटमेंट है, लोगों ने जो भाषण दिए होंगे, महाभारत युद्ध हुआ होगा, तो उस समय जो भी बातें कही गई होंगी, उनकी जो एनर्जी है वो आज भी इधर उधर भटक रही होगी कहीं ना कहीं तरंगों की फॉर्म में। इसका मतलब ये है तो ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं है, तो उस एनर्जी को अगर क्या कर दिया जाए, रिसीव कर लिया जाए, पहचान लिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो हमें बहुत बड़ी रिसर्च मिल सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, ये वाली बात। अब और क्या कहता है ये सिद्धांत, और दूसरी फॉर्म में क्या कह सकते हैं? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जैसे आपका थर्मस हो गया है ना, तो वो कह रहा है किसी भी विलगित निकाय की संपूर्ण जो ऊर्जा होती है ना, वो हमेशा क्या रहती है बच्चा? कांस्टेंट रहती है। किसी भी विलगित निकाय की संपूर्ण ऊर्जा क्या रहती है बच्चा? कांस्टेंट रहती है। अब अगला, यानी अब एक और यहां से बहुत बड़ी रिसर्च हमें मिल जाती है, हेल्महोल्ट्ज की रिसर्च। 1847 में हेल्महोल्ट्ज ने एक रिसर्च बताई, उन्होंने सरल सतत मशीन के बारे में बताया, परपेचुअल मशीन के बारे में बताया। वो कहते थे ऐसी मशीन जो ऊर्जा का यूज करे बिना, ऐसी मशीन जो ऊर्जा का यूज किए बिना लगातार अगर कार्य करती है, तो ऐसी मशीन तो बनाना असंभव ही है। ठीक है, वो कहते थे कि ऐसी मशीन नहीं हो सकती जो ऊर्जा का वो यूज करे बिना और लगातार काम करती रहे, तो ये तो असंभव है ना। हर चीज को चलाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मैं भी बोल रहा हूं तो एनर्जी की जरूरत मुझे है। तो ऐसी कल्पना किसने करी थी? हेल्महोल्ट्ज ने करी थी। ये भी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पर ही आधारित है, सरल सतत मशीन की उन्होंने कल्पना करी। तो अगर हम देखें इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें पहले वाले नियम का, तो आंतरिक ऊर्जा में अगर हम वृद्धि करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। अगर निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है बच्चा, तो ऐसे केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया W जुड़ेगा, निकाय पर काम किया जा रहा है तो W घटेगा। मेन फॉर्मूला क्या है? डेल्टा E प्लस W बराबर Q। तो प्लस माइनस जो होगा वो यहाँ होगा, प्लस होगा किसके लिए? निकाय द्वारा काम किया जाएगा, और माइनस किसके लिए आएगा? निकाय पर काम किया जाएगा। यानी निकाय पर दो शब्द हमारे बने, अगर निकाय द्वारा, सिस्टम द्वारा काम किया जाता है तो W हमारा पॉजिटिव लेना है, अगर निकाय पर काम किया जाता है W हमें क्या लेना बच्चा? नेगेटिव लेना है। ये हमारा हो गया पिन पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आंतरिक ऊर्जा में अगर हम चेंजेस देखते हैं, अगर इस चैप्टर में देखें कि आंतरिक इंटरनल जो एनर्जी होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो दो चीज पर आधारित होते हैं, या तो ऊष्मा की फॉर्म में चेंज आता है या फिर वर्क डन के आधार पर इसमें चेंज आता है ऊष्मा में। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बेटा दो के हिसाब से देखा जाता है बच्चा, ऊष्मा और कार्य के हिसाब से। तो डेल्टा ई या डेल्टा यू से इसे प्रेजेंट करते हैं। अब आंतरिक ऊर्जा किसे कह सकते हो आप लोग? काइनेटिक एनर्जी को भी हम आंतरिक ऊर्जा कह देते हैं, पोटेंशियल यानी गतिज ऊर्जा को भी हम आंतरिक ऊर्जा का रूप बता देते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा को भी हम गति इसका रूप बता देते हैं आंतरिक ऊर्जा का। वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वाइब्रेशन काल्पनिक जो ऊर्जा होती है वो भी इसकी फॉर्म होती है। रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा जो होती है इसकी फॉर्म होती है।
न्यूक्लियर एनर्जी नाभ की ऊर्जा जो होती है इसी की फॉर्म होती है। यानी इतनी सारी ऊर्जाओं को मिलाकर के हम बच्चा किसका रूप दे देते हैं, उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सारी ऊर्जाओं को, यानी घूर्णन, न्यूक्लियर, वाइब्रेशनल, पोटेंशियल, काइनेटिक, इन सारी एनर्जियों को मिलाकर के बनती क्या बच्चा? आंतरिक ऊर्जा बनती है। अब पढ़ते हैं बच्चा एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी पढ़ने के लिए बच्चा आपको समझना पड़ेगा ये ऊष्मा का अंश होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? पूर्ण ऊष्मा कहते हैं, या टोटल हीट को ही को क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं बच्चा हम। यानी H बराबर फॉर्मूला होता है U प्लस PV। H क्या है यहाँ पे? एंथैल्पी है, और U क्या है? इंटरनल एनर्जी है, और P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है। अब यहीं से हमें सीखने मिलता है, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया है, उसकी एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है। अगर अवक्रिया ऊष्मा शोषी है तो उसकी एंथैल्पी बच्चा क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर ऊष्मा छेपी है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसकी एंथैल्पी हमेशा बच्चा क्या होती है? कम होती है। अब हम दोनों को समझेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। पहले मैं इन दोनों टर्म्स को समझाना चाह रहा हूं, एक बार में बच्चा सीख जाना एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक। आप शब्द को देखें, एंडो माने क्या होता है बच्चा? इन, अंदर होता है, और एक्सो माने क्या होता है बच्चा? आउट, बाहर होता है। थर्मिक माने क्या होता है बच्चा? टेम्परेचर होता है, और थर्मिक माने क्या होता है? टेम्परेचर होता है। दोनों टर्म्स को आप समझो अच्छे से। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इन होगा, यानी जिसमें टेम्परेचर को अवशोषित किया जाए वो एंडोथर्मिक होती है। जिसमें टेम्परेचर आउट हो जाए, जिसमें टेम्परेचर बाहर चला जाता है, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। कहने का मतलब ऊष्मा छेपड़, जिसमें ऊष्मा निकले, एमिशन हो जिसमें ऊष्मा का, उसे ऊष्मा छेपी कहते हैं। ऐसे केस में उत्पाद की जो एंथैल्पी होती है वो हमेशा कम होती है अभिकारक की एंथैल्पी से। यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। और ऐसे केस में एंथैल्पी में परिवर्तन क्या रहता है? कम रहता है। यानी एंथैल्पी में हमेशा क्या होती है? कमी। यानी हम क्या सीखे कि ऊष्मा छेपी अगर यानी एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो उसमें एंथैल्पी में हमेशा बच्चा क्या रहेगी? कमी रहेगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अवक्रिया है, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसमें एब्जॉर्ब होती है। ऐसे केस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होती है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, और ऐसे केस में क्या होता है? एंथैल्पी हमेशा बढ़ती है। एंथैल्पी हमेशा बढ़ती है। तो दोनों को हमने निचोड़ क्या निकाला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी में कमी होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी में वृद्धि होती है, यानी बढ़ोतरी होती है। यहां तक पढ़ने के बाद बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये क्या कहता है? इसमें दो स्टेटमेंट हमारे शामिल है बच्चा। इसमें कितने स्टेटमेंट शामिल है हमारे? दो। पहले नियम में क्या था कि एनर्जी को हम तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बच्चा चेंज कर सकते हैं। यही तो हमें पढ़ाया था। तो अब दूसरे नियम में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? इसमें क्लॉसियस क्या कहते हैं? क्लॉसियस हमसे कहते हैं कि बिना बाहरी कार्य किए, अगर आप बाहर से एक्सटर्नल कोई भी वर्क नहीं करते तो ठंडी से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा कभी नहीं जा सकती। आप भी जानते हैं फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। इसमें हमें उल्टा बोला जा रहा है। वो कह रहा है अगर तुम बाहरी काम नहीं करोगे तो एनर्जी का फ्लो ठंडी से और हाई यानी गर्म वस्तु की ओर कभी नहीं होगा। वही हमने पढ़ा दूसरा स्टेटमेंट, वो है ओस्टवाल्ड का स्टेटमेंट। ओस्टवाल्ड बच्चा क्या कहता है? तो ऊष्मा को हम कार्य में परिवर्तन करना, ऊष्मा को हम कार्य में कभी भी चेंज नहीं कर सकते जब तक हम सिस्टम पे कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी ऊष्मा को आप वर्क में चेंज नहीं कर सकते। कब तक चेंज नहीं कर पाओगे? जब तक आप सिस्टम पर कोई काम नहीं करोगे। ये कौन कहता है? ओस्टवाल्ड कहता है। तो दोनों नियमों का निचोड़ क्या निकला? दोनों नियमों का निचोड़ ये निकला कि कभी भी ऊष्मा का फ्लो ठंडी से गर्म वस्तु की ओर नहीं होगा। जब तक नहीं होगा जब तक उस पर कोई आप वर्क डन बाहर से नहीं करेंगे। ये क्लॉसियस कहते हैं। वही ओस्टवाल्ड आपसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मा को कभी भी हम कार्य में चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हम सिस्टम पर कोई काम न करें। ये हमारे दोनों लॉज खत्म होते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। बच्चा समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, क्योंकि एक एक बात मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूं। अब आता है ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम बच्चा हमसे क्या कहता है? वो कहता है एट अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो कहता है परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप जानते हैं कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन को ही परम शून्य ताप कहते हैं, यानी -273.15। ठीक है, इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। कोई भी संपूर्ण क्रिस्टल है, कोई भी टोटली क्रिस्टलाइन सॉलिड है कोई, उसकी एंट्रोपी बच्चा हमेशा क्या रहती है? शून्य होती है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हमसे क्या कहने जा रहा है कि परम शून्य ताप पर कोई भी पूर्ण क्रिस्टल है, क्रिस्टल किसे कहा जाता है? जिसकी ज्यामिति फिक्स हो, उसकी एंट्रोपी हमेशा बच्चा क्या रहती है? शून्य होती है। तो कुल मिला के तीनों नियमों को हम जल्दी से समरी करें तो क्या है? पहला नियम हमसे कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते न नष्ट कर सकते, एक रूप से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते। और दूसरा नियम हमसे ये कहता है
कि ठंडी से गर्म वस्तु की तरफ ऊष्मा का फ्लो जब ही होगा जब उस पर कोई काम करेंगे, तभी होगा। और क्या कहता है कि ऊष्मा को कार्य में जब ही चेंज कर सकते हैं जब हम सिस्टम पे कोई काम करें। अब तीसरे नियम की तरफ आओ। तीसरा नियम हमसे ये कहता है कि परम शून्य ताप पर कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसकी एंट्रोपी हमेशा बच्चा क्या रहती है, शून्य होती है। अब इसमें एक वर्ड आया, टर्म आया एंट्रोपी, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। एंट्रोपी किसे कह सकते हैं? जैसे मैं तीन चीज लू, मैं कहूं ठोस की एंट्रोपी क्या होती है, मैं कहूं ठोस और गैस में किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, तो आप जवाब देंगे मुझे गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। किस आधार पर आपने जवाब दिया? इसका मतलब यह है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर भागते हैं, इरेगुलर रहते हैं, उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, जो बधे रहते हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब यह हुआ एंट्रोपी क्या है, निकाय में अव्यवस्था है। यानी अगर किसी सिस्टम में रैंडमनेस अगर है, अगर किसी सिस्टम में रैंडमनेस है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं बच्चा, एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी बढ़ती कब है? जब ऊष्मा अवशोषित होती है। अगर निकाय या सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि एंट्रोपी को हम एस से या डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, कैलोरी प्रति केल्विन प्रति क्या होती है, मोल होती है। पिन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन पॉइंट यहां से आते हैं। पहला ये आता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रवर्तन जिसे कहते हैं, यानी पानी का फ्लो होना भी स्वतः प्रवर्तन होता है ना, हीट का फ्लो होना भी स्वतः प्रवर्तन होता है। अगर उस पर वर्क डन न करें तो इसमें एंट्रोपी हमेशा स्वतः प्रवर्तन में बढ़ती है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, स्वतः प्रवर्तन होते हैं, उनमें एंट्रोपी हमेशा क्या होती है बच्चा, कम होती है। एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताऊं, एंट्रोपी यानी पानी की जो एंट्रोपी होती है, जल की जो एंट्रोपी होती है, जल की जो एंट्रोपी होती है, जल की जो एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है बर्फ की एंट्रोपी से। जल की जो एंट्रोपी है ना वो बर्फ की एंट्रोपी से क्या होती है बच्चा, ज्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वहां हर चीज क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है। इसका मतलब रैंडमनेस ज्यादा है, इसीलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी हमेशा ध्यान रखो, निकाय निकाय और परिवेश को मिला के बच्चा बनता क्या है, निकाय और परिवेश को मिला के तो यूनिवर्स बनता है, उसी को तो हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, निकाय और परिवेश को मिला के क्या कहलाता है, ब्रह्मांड, कॉस्मस जैसे यूनिवर्स कहा जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जिसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जहां बराबर हो जाती है, अग्र अवक्रिया की दर पश्च अवक्रिया की दर के बराबर जहां हो जाती है बच्चा, उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। ऐसे केस में एंट्रोपी हमेशा क्या रहती है, शून्य होती है। तो एंट्रोपी का रिवीजन हम करें तो क्या निकाला हमने कि सिस्टम में जो भी इरेगुलरिटी आती है, रैंडमनेस आती है बच्चा, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। एंट्रोपी में अगर एंट्रोपी बढ़ रही है इसका मतलब ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है, एंट्रोपी घट रही है इसका मतलब ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। और ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, साम्यावस्था की एंट्रोपी शून्य होती है। पानी की एंट्रोपी बर्फ से क्या होती है, ज्यादा होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी घटती है। तो तीसरा नियम हमसे क्या कह रहा है कि परम शून्य ताप पर कोई भी पूर्ण क्रिस्टल जो ठोस होता है उसकी एंट्रोपी हमेशा बच्चा क्या रहती है, शून्य रहती है। अब लास्ट नियम हम पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन नियम है, सो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो हेसेस का लॉ पढ़ते हैं इसको, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का या योग का नियम बच्चा इसे कहते हैं, यानी हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यानी कुल मिला के ये नियम हमसे क्या कहता है कि मैं ए से बी तक चला, ए से बी तक चला। एक तो मैं इसको अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो एक बार में ही मैं समझा देता हूं कि आप ए से बी तक चले, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया ए से बी तक जाने का। अब दूसरा तरीका क्या है, आप ए से चले पहले कहां तक, सी तक, फिर सी से कहां तक चले बच्चा, डी तक, और फिर डी से चले बी तक, और बी से कहां चले दोबारा, ए तक। यही एस का लॉ है। यानी ये कहना चाहता है एस का नियम, ए से बी तक जो ऊर्जा निकलेगी, ए से बी के बनने में ऊर्जा जो निकलेगी ना, वही ए से सी तक के बनने में और सी से डी के बनने में और डी के बी तक बनने में जो जितनी भी ऊर्जा लगेगी इसमें, उन सबके किसके बराबर होती है, योग के बराबर होती है, क्यू का मान। कहने का सेंस ये है, इसको समझो। 1840 में इस वर्ड को टर्मिनेट किया रूसी वैज्ञानिक हेस ने, इस नियम को दिया। वो क्या कहता है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो एक स्टेप में कराई जाए, चाहे वो एक स्टेप में कराई जाए, चाहे बहुत सारे स्टेप्स में, सेवरल स्टेप्स में कराई जाए, वो जब पूर्ण होगी ना तो जो भी हीट चेंज आएगा वो हमेशा क्या रहता है बच्चा, सेम रहता है। हीट चेंज क्या रहता है बच्चा, सेम रहता है। यानी अगर हम बात करें लेट स्थिर ताप और प्रेशर पर, स्थिर दाब और प्रेशर पर अगर हम बात करें बच्चा, तो मैंने जैसे कहा कि कोई भी ए रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उससे कोई बनता है बी प्रोडक्ट बनता है, उसमें मान लो एनर्जी कितनी निकलती है, क्यू कैलोरी एनर्जी निकलती है। अब इसी रिएक्शन को मैं कैसे कराना चाह रहा हूं, मैं पहले ए से सी बना रहा हूं, उसके निकलने में एनर्जी Q1 कैलोरी है मान लो,
ऐसे ही फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सी से क्या बना रहा हूँ, डी बना रहा हूँ, उसके निकलने में एनर्जी क्या है, Q2 कैलोरी है मान लो। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, डी से बी के बनने में एनर्जी कितनी निकल रही है, Q3 कैलोरी निकल रही है। अब बच्चा अगर मैं इन सबको ऐड करके देखूं तो आप क्या देखेंगे, इसको मैं देखूं तो मैंने ए से बी तक बनने में Q, फिर बी से डी बनने में मतलब ए से सी बनने में Q1 हो गई, सी से डी बनने में Q2 हो गई, डी से बी बनने में कितनी हो गई, Q3। तो हमें एसएस का नियम ये कहता है कोई अभिक्रिया एक पद में कराई जाए चाहे भिन्न पदों में कराई जाए, ऊष्मा का जो योग है ना वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ऊष्मा का योग जो आएगा ना वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यानी हेसेस के नियम से हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चा, हेस के नियम से हम हीट ऑफ कंबस्शन दहन ऊष्मा का निर्धारण कर सकते हैं, अभिक्रिया की ऊष्मा निकाल सकते हैं, रेट यानी हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की, और रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ना उसे निकाल सकते हैं, अनुनाद ऊर्जा होती है ना उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन निकाल सकते हैं। बच्चा मैं आपसे बात करूं रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के दो सेंस हैं। रेजोनेंस जो वर्ड है ना बच्चा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कंबाइंड वर्ड है, जैसे ये थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर है ना, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी है। तो रेजोनेंस दो तरीके का होता है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर उसकी स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो बच्चा उसे कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं। आपने देखा होगा एफएम, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कहते हैं, एफएम स्टेशन कैसे आता है, इसी रेजोनेंस घटना की वजह से आता है, इसी एफएम की या रेजोनेंस की वजह से। पता है आपको, अगर एक कदम चाल में किसी रोप वाले पुल पर अगर हम अपने फौजियों को पहुंचा दें या चला दें वहां से तो वो टूट सकता है, तो वो रेजोनेंस घटना होती है। मोबाइल अगर हमारे सामने की जेब में रखा हुआ है तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट की फ्रीक्वेंसी से अगर कनेक्ट हो जाती है तो अटैक आ सकता है। ये रेजोनेंस के कमाल है। और केमिस्ट्री में रेजोनेंस बच्चा क्या होता है, बेंजीन पढ़ा होगा आपने, बेंजीन में आप 1 2 1 3 5 पोजीशन देखते हैं, फिर ये वाला साइन देखते हैं, ये रेजोनेंस का साइन होता है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, फिर ये 2 4 6 पे पहुंच जाता है। तो ये सब क्या रेजोनेंस है, रेजोनेंस के इफेक्ट है। फिर उसके बाद में आपको अगर मैं समझाऊं आपको एक न्यूमेरिकल से भी समझ लेते हैं एसएस के लॉ को, कैसे, जैसे मान लो कार्बन को हमें किसमें चेंज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करना है, ग्रीन हाउस गैस या ड्राई आइस में चेंज करना है, तो बहुत सारी विधियां है इसको चेंज करने की। पहला तरीका बच्चा क्या है कि मैं सीधा सीधा क्या करूं, कार्बन को क्या करूं, दहन करूं, कंबस्ट करूं, हीट करूं उसे, और क्या बना दूं, CO2 बना दूं। इसके बनने में एनर्जी कितनी निकली इसमें, यहां से -94 किलो कैलोरी निकली। अब इसी रिएक्शन को मैं कितने पद से करा रहा हूं, देखो पहले एक पद में करा दी, अब बहुत सारे पदों में कराने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने कार्बन को क्या किया, हीट किया, नॉर्मल एनर्जी देकर के हीट किया, क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। क्या बना बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड, दम घोटू गैस कहते हैं बच्चा ऐसे। कौन सी गैस कहते हैं, दम घोटू गैस। क्यों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में घुल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारा दम घुट जाता है। तो इसमें एंथैल्पी कितनी निकली, ऊर्जा कितनी निकली, -26.4 किलो कैलोरी निकली। अब इसमें फिर क्या कर रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन फिर मैं हीट कर रहा हूं और CO2 बना रहा हूं, उसके बाद एंथैल्पी कितनी निकली, -67.6 किलो कैलोरी निकली। अब आपने क्या देखा, इन दोनों एनर्जी को अगर मैं जोड़ूं, डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 करूं, तो हम क्या देखेंगे, कितनी एनर्जी हमारी निकलेगी इसमें से, तो कितनी एनर्जी बची हमारी पूरी, तो -94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। तो आपने क्या देखा, इन 2 स्टेप में जो एनर्जी निकली उनको जोड़ करके भी उतनी एनर्जी निकल रही है, और एक स्टेप में भी उतनी एनर्जी निकल रही है। यही एसएस का लॉ है। तो एसएस आपसे क्या कहता है, अगेन अगर मैं इसको रिपीट करूं, समझाऊं आपको, तो एसएस क्या कह रहा है, कोई भी अभिक्रिया एक पद में कराई जाए चाहे बहुत सारे पदों में कराई जाए, तो एक पद में जो एनर्जी निकलती है ना, ऐसे बहुत सारे पदों में जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी बच्चा, सेम रहेगी। यही रशियन वैज्ञानिक ने हमें समझाया। तो आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमांडोज अगली क्लास में मिलते हैं, प्यार देना है इस क्लास को। जय हिंद।